हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आपका प्रारंभ हो चुका है और अब हम लोग उसके अंतिम चरण की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव संसाधन, उनके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे। जल की जो उपलब्धता है हमने उसके विषय में कल के लेक्चर में पढ़ा कि जल हमारे पास कितना पर्याप्त है, क्या उसकी स्थिति बनी हुई है, क्या क्या चीजें हैं, कितना जल पीने योग्य है, हमारी पृथ्वी पर कितना जल निर्धारण है, कितना समुद्र के रूप में है, कितना हमारे पास बरम हिमपात हिमखंडों के रूप में है और कितना हमारे पास पीने योग्य जल है। उस विषय में हम लोगों ने कल अपने चैप्टर के अंतर्गत उन सब चीजों को पढ़ा, देखा, जाना, समझा कि मृदा की क्या स्थिति है, मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं। इस विषय में भी हम लोगों ने कल आपका देख लिया था। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोगों ने सबसे पहले आपका लैंड के बारे में देखा था कि जो आपकी भूमि है, भूमि का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, तो उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं और क्या उसके निम्नीकरण के कारण है, कैसे वो नष्ट हो रही है, उस विषय में भी हम लोगों ने देखकर बहुत अच्छे से अपनी चर्चा कर ली थी। तो बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो कल हम सबसे पहले आपको ध्यान देंगे, जो कल की जो हम लोग बात कर रहे थे, कल हमारा अंतिम हुआ था कि हम लोग ये देख रहे थे कि जो एक व्यक्ति है वो एक दिन में एक मैक्सिमम कितने लीटर पानी जो आपका जल है वो उसको प्रयोग कर लेता है। हम लोग ये इस विषय में आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? और हमने देखा कि इसके अंतर्गत खाना बनाने में, नहाने में, शौच जाने में, बर्तन धुलने में, कुल मिलाकर एक आदमी कम से कम आपका जो है 150 लीटर जो पानी है वो उसको प्रयोग कर रहा था। क्लियर है? आगे देखिए, अब थोड़ा इसको समझ लेंगे तो हम जान लेंगे। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। कह रहे अलवणीय मतलब जल, मतलब समझते हो, जो आपका पीने योग्य जल है वो कैसा है? पृथ्वी का सब सर्वाधिक मूल्यवान कैसा है? आपका पदार्थ है, सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारे पदार्थों रूप में, जो हमारा पीने योग्य जल है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। अब देखिए, एक कितनी अच्छी बात कही है कि ना तो हम जल को बढ़ा सकते हैं और ना जल को घटा सकते हैं। आप कहेंगे सर फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि आप कि जल संरक्षित करिए? जब जल घट ही नहीं सकता है, जल बढ़ ही नहीं सकता, तो उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे इसको भी। देखिए, इसकी कुल मात्रा स्थित है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है, क्योंकि यह बाष्पीकृत वर्षण और वहाव की प्रक्रिया द्वारा समुद्रों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। अब देखिए कैसा है, बाष्पीकृत होता है। मान लीजिए कोई आपका क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर, जब आपका सूर्य निकलता है तो उसका टेम्परेचर पड़ता है, उसके टेम्परेचर से बाष्पीकृत होकर जल ऊपर उड़ जाता है और ऊपर की जो बाष्प करके छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के पार्टी के साथ आपका जुड़ जाता है, फिर बड़े कण के रूप में वही वर्षा के रूप में नीचे गिर जाता है। जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसका प्रभाव होता है और वो आपका समुद्रों में, नदियों में, आपके तालाबों में जल आपका चला जाता है। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों इस सारी प्रक्रिया को? देखिए, बाष्पीकृत होना, वर्षा होना, फिर बहाव पहुंचना, समुद्रों में पहुंचना, फिर आपके पुनः मिट्टी के अंदर पहुंचना, मृदा में, भूमि में, फिर आपको मृदा को हम लोग, फिर मिट्टी के अंदर से हम लोग हैंड पंप के माध्यम से जल निकालते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग ना केवल पीने, धुलाई के लिए करता है, वरना उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। अब ऐसा नहीं कि जो मनुष्य है जो उसका बड़ी मात्रा में जो प्रयोग करता है वो केवल ऐसा नहीं कि केवल आपके पीने के लिए कर रहा है या आपका धुलाई के लिए कर रहा है, वरना उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। यानी कि जो कोई चीज अगर वो आपका प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोडक्शन में भी वो क्या करता है बच्चों? उन सब चीजों का आपका बहुत अच्छे से ये प्रयोग करता है। क्या करता है? आपका प्रयोग करता है। आपको इनका ध्यान देना।
कृषि, जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर स्तर है। अब देखिए, कह रहे कि आप देखेंगे जिस तरह से आपकी जो जल कृषि है, उद्योग और बांध के माध्यम से जो हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, और जो सूखे वाले क्षेत्र हैं और कुछ ऐसे जहां आपका जल प्रदूषित हो रहा है, अलवणीय जल की आपूर्ति हम क्या कर रहे हैं, जो कम है, उन कमी के जो कारण है, क्या चीज है कि ऐसे सब चीजें कम हो रही हैं। तो सबसे बड़ा चीज है बढ़ती जनसंख्या। जितनी खपत बढ़ेगी, देखिए बच्चों, जितनी खपत बढ़ेगी तो उतना तो हमारे पास संसाधन कम होते चले जाएंगे। क्या होगा, जो हमारे पास आपके संसाधन है वो कैसे होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। भोजन और नगदी फसलों की मांग बढ़ेगी और बढ़ता नगरीकरण यानी कि बढ़ता शहर और बेहतर होता जीवन स्तर, यानी कि जीवन स्तर में भी लगातार आपके निरंतर क्या हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे जल की उपलब्धता की सीमाएं, सॉरी समस्या है बच्चों, क्षमा चाहूंगा। जल की उपलब्धता की क्या है, समस्या है। अब हमको ये समझना है कि जल की जो उपलब्धता है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है, कहाँ तक उन्हें हम बाउंडेशन है उनका, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, पहले हमने उनकी उपयोगिता पढ़ी, कितनी मात्रा उपलब्ध है वो पढ़ी, फिर उनके अंदर समस्याएं क्या है वो पढ़ी, फिर उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उन सब विषयों में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक एक करके उनको पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अब देखिए, अब आप विश्व को छोड़िए, सबसे पहले आप भारत को ही लेते हैं। आप देखेंगे कि विश्व में तो जल की कमी है ही। अगर हम लोग भारत में बात करें तो पिछले लगभग 5 साल में जल का संकट बहुत बड़े रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। आप देखेंगे, आपने न्यूज में सुना होगा कि आपका चेन्नई में 5 दिन के लिए पानी समाप्त हो गया था। समझ रहे हैं आप कि 5 दिन तक चेन्नई में पानी नहीं था। आपने शिमला में पानी का सुना होगा कि पानी की 1 लीटर की बोतल 500 रुपए में बिकी। ऐसी ही समस्या आपके दिल्ली, बॉम्बे और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, आपका जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, उन सब में ये समस्या बड़ी आम है। तो आप देखिए, विश्व छोड़िए, भारत में भी जल संकट की समस्या बड़ी आम होती जा रही है। जिस तरह से हमारी नदियां आपकी प्रदूषित हो रही हैं, हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, भूमि पर लगातार वनों की आपका कटाई होकर आपके उद्योग, आपके नए भवन बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जल उपलब्धता की समस्या का एक कारक बन रहे हैं। क्लियर है। बाकी हम और सब चीज इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि विदेश में कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, लेकिन आपको भारत का भी ध्यान रखना है कि शिमला, चेन्नई, दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे के जो शहर जैसे कि जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनमें पानी की बड़ी कमी है। क्लियर है। और कुछ हमारे ऐसे गांव हैं आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में, जो पहाड़ के, उनमें पानी की उपलब्धता कम है। अब देखिए, असल में है क्या, पहाड़ बसा हुआ है किसी आपके फुट हिल रीजन में, या फिर पहाड़ के मध्य में जो आपका कटक रीजन होता है, या फिर हाइट पे बसा है। और जबकि पानी का स्रोत कहां से आता है, नीचे नदी से। तो कुछ गांवों को पानी की भी समस्या होती है। अब देखिए, इतना उपलब्ध पानी है लेकिन हमारे गांवों की पानी की कमी है, तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो हमारे यहाँ भी कुछ गांवों तक पानी पहुंचाना बड़ा ज्यादा कठिन सा है, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है। क्लियर है। आइए थोड़ा विश्व पर हम लोग इसकी नजर रखते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशियाई, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। अब देखिए, सब आपको दिखाई दे रहा है कि वहां कैसा जल है, अलवणीय जल है, और उसकी कमी को हम लोग फेस कर रहे हैं। किसकी, अलवणीय जल। अब देखिए, आप अगर मैप में देखेंगे तो उनके चारों तरफ समुद्र है, तो उन्हें पानी की कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कैसा जल है, वो लवणीय है, वो पीने योग्य नहीं है। हम लोग ये पढ़े थे कि 2.7% ही ऐसा पृथ्वी पर जल है जो आपके पीने योग्य है, और जिसमें आपका आप देख रहे थे हिमपात, भूखंड, हिमानी, तालाब, नदियों, इन सब में आपका है।
और अगर हम टोटल पीने की बात करें तो 1% ऐसा जल है जो हम झीलों, नदियों और तालाब और भूमि से, जो भूमि के अंदर जल है, वो हमारे लिए पीने योग्य। कितना परसेंट बच्चों? मात्र 1%। ये आपको याद रखना है। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। अब देखिए, ये जितने भी क्षेत्र है कहां पड़ता है ऐसा? सूखा। अब आप सोचेंगे सूखा क्यों पड़ेगा? क्योंकि वहां वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो वहां की, अगर आप जैसे जैसे क्लास में बड़े होंगे आप उसको पढ़ेंगे कि जो वहां की प्रादेशिक आपकी जलवायु है, वहां का क्लाइमेट, उस स्थान का उच्चावाद, अक्षांश और देशांतर की स्थिति, ये सारे चीजें होती हैं, सारे चीजें फैक्टर करती हैं किसी के क्षेत्र का सूखा होना। क्लियर है? क्योंकि मौसमी गतिविधियां भी उस क्षेत्र में वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। उन सबको हमको भी आगे आगे अपनी बड़ी क्लासों में उनको देखना है और उनको पढ़ना है। उन्होंने जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अब देखिए, जो जल का अभाव है वो ऐसा कभी भी स्थिति में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे मौसम हो उसमें भी आपका मिल जाएगा। आप सोचिए, जिस हमारा बरसात का जो मौसम होता है, वर्षा का जो मौसम होता है, अगर उसमें वर्षा कम हो तो आप सोचिए फसलों की जो उत्पादकता है उस पर भी असर पड़ता है, और लोगों को सिंचाई के लिए बहुत अधिक जल की जरूरत होती है। ठीक। और साथ में आप देखेंगे, आपका जो कुछ हमारे जो, जैसे कि आपका कर्नाटक है, आपका तमिलनाडु है, आपका केरल है, और उड़ीसा के कुछ जिले ऐसे हैं, महाराष्ट्र के कुछ जिले, आपके जिले ऐसे हैं जो वर्षा के पानी को एकत्र किया जाता है। क्लियर है? आप देखेंगे अपने गांव में, आपने देखा होगा कि सरकारी तालाब बने होते हैं। उन तालाबों को, उनका मीनिंग क्या होता है? वो लोग तालाब क्यों बना रहे हैं गांव में? वो गांव में तालाब इसलिए बना रहे हैं कि जितना भी वर्षा का जल हो, वो सारा वर्षा का जल उस जो आपका तालाब है उसमें स्टोर किया जाए, उसमें संरक्षित किया जाए, ताकि जो भूम जल है, जो भूमि के अंदर जल है, उसको रिचार्ज करें, उसके जो पर्याप्तता है वो कम ना हो, और वर्षा का जो जल है, जो पानी है, वो व्यर्थ ना बहे। इसलिए ऐसी सारी प्रयास रहती। क्लियर है? ये आपको देखना है। अब आपने जो समस्या है उसका सुनी, कहां कहां समस्या है, क्या स्थिति है, ये आप देख चुके हैं। हम बात करेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। क्या आप इनको संरक्षित कैसे करेंगे, आप इनको सेफ कैसे करेंगे, ताकि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए और अपने लिए आप उसको संरक्षित करके रख सकें, ये कैसे करेंगे? तो आप हमें जल संरक्षण पर बात करनी है। देखिए, सबसे पहले देखिए, और इससे पहले एक चित्र देखिए। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। आप देखिए, यमुना नदी, दामोदर नदी, कहाँ की? वेस्ट बंगाल की दामोदर नदी, और आपकी यमुना नदी। आपको दिखाई देगा कि दामोदर नदी पूरे विश्व की सबसे, एक बीच में डाटा आया था, उसमें बताया गया था कि विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी में दामोदर नदी थी, जो कहाँ रहती है? आपकी वेस्ट बंगाल में। तो उसी के बाद अगर किसी का नंबर था तो किसका था? यमुना का। आप देखिए, यमुना हमारे यहाँ से जब आपके निकलती है, कितनी सुंदर साफ स्वच्छ जल में निकलती है, लेकिन जैसे ही आपका दिल्ली में एंटर करती है, आप उसकी स्थिति को देखिए, आप उसके पास से भी नहीं निकल सकते, इतनी बदबू आती है। क्यों? जितने भी औद्योगिक फैक्ट्री हैं उनका सारा गंदा जल, जितने भी आपके मल चीजें हैं, मल मूत्र वाली चीजें, वो सब उसी ब्रिज में उसी में आपका छोड़ा जाता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण कूड़ा करकट का गिरना, जो पूरी यमुना जी को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। और देखिए, अगर दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसको आपूर्ति कर सकती है यमुना, लेकिन यमुना नदी में क्या है? वो आपका प्रदूषित जल है, उसको फिल्टर करने के लिए बहुत अधिक टाइम लगता है और बहुत अधिक कॉस्टली भी हो गया है, क्योंकि पानी के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप जो उसके अंदर कूड़ा करकट है आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप मान लीजिए पारा चला गया है, कोई आपके जहरीले आपके कुछ पार्ट्स के आपके तत्व से मिल गए हैं, रासायनिक तत्व, उनको अलग करना बहुत आपका टफ होता है। तो देखिए, जो पानी की समस्या है वो इन सब चीजों में हो रही है। अगर हम इन चीजों को संरक्षित कर लेंगे, हम नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, तालाबों को प्रदूषित नहीं करेंगे, तो इन सब चीजों के माध्यम से हम इनको जो है अपना जल संरक्षित कर सकते हैं। ये तो एक आम भाषा में हम सबको पता है। अब देखते हैं कि विश्व में और हमारे देश में किस स्तर पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं,
उस प्रयास का हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। कह रहे कि शुद्ध मतलब बिल्कुल साफ, बिल्कुल फिल्टर, बिल्कुल प्योर, और पर्याप्त मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उतना जल का स्रोत आपको भंडार मिल जाए, वहां तक पहुंच बनाना एक बड़ी समस्या है। इसे क्षीण होते संसाधन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कह रहे जो हमारे पास संसाधन है, क्या है? जल। ये जिस तरह से नष्ट हो रहा है, आपका क्षीण हो रहा है, और इसको संरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यानी कि अगर हम इसको सेफ नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? पूर्णतः आपका नष्ट हो जाएगा, आपका क्षीण हो जाएगा। फिर ढूंढते रहना कि जल नहीं मिलेगा पीने के लिए। जो समस्या अन्य प्रदेशों में, देशों में, महाद्वीपों में बनी हुई है, वो हमारे देश में भी बन जाएगी, हमारे प्रदेश में भी बन जाएगी। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में आगे चलते हैं। अब देखिए, अति उपयोग। अति उपयोग का मतलब है आप जल का जरूरत से ज्यादा आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे जरूरत से ज्यादा जल का प्रयोग कहाँ होता है? हमारे घरों में, और जब हम कृषि करते हैं तब, और बहुत सारे क्षेत्र हैं। आइए देखते हैं। अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अधिशोषित या अधिकांश रूप से शोधित बहित मल, कृषि रसायन का उत्सर्जन और जल निकायों की औद्योगिक वही स्रोत जल के मुख्य प्रदूषक हैं। अब देखिए, कौन कौन से प्रदूषक हैं? अति जल का प्रयोग कर रहे हैं, हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके लिए कोई उपयुक्त काम नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। और जो हम लोग मल मूत्र और कृषि जो हम लोग रासायनिक खाद बीज का प्रयोग कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, और जो हमारे औद्योगिक में जो आपका जल बह के जा रहा है, वो मुख्य रूप से आपका प्रदूषित कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। अगर हम इसको कम कर दें तो जल हमारा संरक्षित होना शुरू हो जाएगा, जल को हम स्टोर कर सकते हैं इन सारी चीजों के आपका माध्यम से। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पकड़ीनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको, जो प्रदूषित हैं, उनको बढ़ावा दे रही हैं। अब देखिए, अगर किसी के जल में नाइट्रेट मिल जाए तो कितना हानिकारक उसके लिए आपका बन जाता है, ये आपको देखना है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि जल कैसा ना हो, आपका प्रदूषित ना हो, संक्रमित ना हो। ठीक है? हम लोगों को इन सब चीजों पर आपका बड़ी मात्रा में ध्यान देना होता है। क्लियर है? आपको समझ आ रहा है कि क्या मैं आपको बता रहा हूं? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए। अब आप यहां तक देख चुके हैं, आगे देखते हैं। वन और अन्य वनस्पति अवधारणा धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। कह रहे जो वन है और जो अन्य वनस्पतियां हैं, क्लियर है, वो क्या करती हैं? जो धरातल जो आपका प्रवाह है, जो चीजों को लेकर आपकी घट रही हैं, जो घटनाएं हैं, उनको कम करने की क्या करती हैं? कोशिश करती हैं। यानी कि उसकी जो रेट है, जो दर है, उसको कम कर देती है। और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। और क्या होता है? जो भूमि का जो जल है उसको पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। कह रहे हैं कि जो जल संग्रह है और पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की क्या है आपकी दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको कि पूरित करना है, और जितना भी संग्रहित प्रवाह है उसे बचाने की दूसरी विधि है। और जल रिसाव को हमको क्या करना है? कम करना है। यानी कि जल जो आपका बह रहा है उसके रिसाव को हम लोग क्या करेंगे? आपका कम करना है, और उसके पर हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जल को कैसे कम कर सकते हैं, क्या चीज हम लोग उसको देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए,
जैसे खेतों में आपका खेतों को सिंचित करने वाली नहर को ठीक से पक्का करना चाहिए, यानी कि जो नहर को हम लोग प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए, उसको हमको क्या कर देना चाहिए, अच्छे से पक्का कर देना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों कलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी कि फुहारे के रूप में हम लोग सिंचाई करें। ऐसा नहीं करें कि हम खेत में पानी काट दिया, अंधाधुंध पानी भर रहे हैं, फसल को डुबा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। देखिए इस विधि से हमको कृषि करनी है। इमेज आपके सामने है कि कैसा है, आपका फुहारे के रूप में आपके खेत में क्या हो रही है, आपका कृषि हो रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपके लिए कितना लाभदायक होगा। वर्षा का जल जो जल है वो कम प्रयोग होगा, और जितनी उपलब्धता है पौधे को जल की, वो उसको उतनी मात्रा क्या होगी, आपका प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए बाष्पीकरण की दर अधिक वाले शुष्क प्रदेशों में कृषि की ड्रिप अथवा टपकन विधि का बहुत उपयोगी है। आप कह रहे हैं कि जो ऐसे प्रदेश है जो आपके शुष्क हैं, यानी कि जहां आपका बहुत जल्दी क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी पानी वाष्पीकृत हो जाता है। अब वाष्पीकृत कहाँ होगा, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता होगा, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, आपका कर्नाटक, उड़ीसा वाले जो वहाँ रीजन है, उन रीजनों में क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और टेम्परेचर के बहुत ज्यादा रहने के कारण क्या होता है, जल बाष्पीकृत होता है। और ऐसे जगह पर अगर हम लोगों को कृषि करनी है, सिंचाई करनी है, तो हम ड्रिप के माध्यम से, यानी कि बूंद बूंद आपका फसल के रूप में पानी को दें। और हम क्या करें, जो आपका टपकन थ्योरी है उसको क्या बोलते हैं, टपकन। या फिर हम फुहारे के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आपका कृषि कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सिंचाई के लिए जितनी प्रयुक्त होने वाली जल की आवश्यकता है वो हम उसको पूरा कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपकी कुछ चीजें जो जल है वो आपका कम वेस्ट होगा। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम उनको जो जल है, आपका बहुमूल्य जल संसाधन है, हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चैप्टर में देखा आपने बच्चों कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जल को किस प्रकार से आपका संरक्षित कर सकते हैं। आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ लिया, और क्या उसकी स्थिति है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कितनी उपलब्धता है, किस तरह का वो प्रदूषित हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे उसको संरक्षित करें। इस विषय में हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। जैसे कि हमने लैंड के बारे में पढ़ा, उपयोग पढ़ा, उसका संरक्षण पढ़ा, और कैसे उसका नष्ट हो रही है उसके विषय में पढ़ा। फिर हमने मृदा का उपयोग पढ़ा, फिर उसको कैसे नष्ट हो रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है, फिर उसका संरक्षण पढ़ा। फिर हमने जल के बारे में पढ़ा, उसकी उपलब्धता मात्रा पढ़ी, फिर उसमें क्या चीजें हो रही है, कैसे प्रदूषित हो रहा है, और कैसे उसको संरक्षित करें, हम अब तक ये पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पहुंचते हैं, प्राकृतिक एवं वन्य जीव। हमको इनको देखना है, आपके प्राकृतिक वनस्पति और जो आपके वन्य जीव हैं वो क्या है। थोड़ा सा हम लोग इस विषय पर अपनी चर्चा करेंगे और अपना विचार रखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, किस चीज को पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको भेज देंगे। आप देखिए, अगर आप स्टेप बाय चीजों को पढ़ेंगे, आप उनको शॉर्ट नोट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, अंडरलाइन करके भी उन सब चीजों का आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए, और आप लोग रेडी हो, आप लोगों ने कोई डाउट नहीं है, कोई आपने सब चीजें पीछे की रिवीजन कर रखी है, तो हम सीधा चलते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव। हम सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और वन्य जीव के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं सभी बच्चे।
देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव, स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। अब देखिए, जो हाथ की आपकी शिल्प कला होती है, कोई आदमी मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई हाथ से कोई कारपेंटरी करता है, कोई कुछ चीज बनाकर लाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प बोलते हैं। क्लियर है? उसकी प्रदर्शनी लगी हुई थी और बच्चे क्या कर रहे थे? वहां घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न विभिन्न भागों से एकत्र आपका की गई थी। हुआ क्या था कि जो जितनी भी आपकी प्रदर्शनी की चीजें थी, ये देश जो है बच्चों, देश के विभिन्न विभिन्न भागों, अलग अलग क्षेत्र से एकत्र की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्सुकता से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। कैसा है बच्चों? ये सुंदर एक हैंडबैग है। कैसे बोला? बड़ी उत्सुकता के साथ बोला कि ये कैसा है? एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। और किससे बना है? जूट। आपने जूट देखी है बच्चों? बाजार में आज की तारीख में पन्नियां चलती हैं, लेकिन जूट के भी बैग हैं। ठीक है? क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रियों और कुर्सियों को देखते हैं जो बेत और बांस की बनी हैं? अब देखिए, कह रहे कुछ ऐसी टोकरियां हैं, कुछ ऐसी दीप छत्र हैं, कुछ ऐसी कुर्सियां हैं जो किसकी बनी है? बेत आपकी लकड़ी होती है। और किसकी बनी है बच्चों? कुछ आपकी बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। कहाँ मिलता है? भारत का जो आपका पूर्वी रीजन है, ठीक है, और उत्तर पूर्व का जो पार्ट है, उनमें क्या मिलता है? बांस आपका प्रचुर मात्रा में मिलता है। देखिए, हमारे प्रदेश में बांस उगाने की बहुत अधिक आपकी संभावना है, क्यों? हमारा रीजन कैसा है? हिमालय रीजन है। और वहां हम लोग आपका, ये देखिए कि अपर वाले पार्ट में भले ही ना हम लोग बांस उगा पाए, लेकिन जो आपका शिवालिक और मध्य हिमालय है, वहां बहुत अच्छे से हम लोग जो बांस है उसको उगा सकते हैं। जेसी रेशमी स्पार्क देकर उत्साहित थी। यह है खूबसूरत स्कार्फ। देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इसका आपको देखकर कैसी हो गई? वो आपको बहुत प्रभावित हो गया। उसने कहा कि जो है आपका रेशम का है, और ये जो आपका रेशम है, और ये रेशम भाई किससे प्राप्त होता है? हमको आपका कीटों से प्राप्त होता है। क्लियर है? जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं बच्चों। किस पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर आपको रेशम दिखाई देंगे। क्लियर है? आप देखेंगे शहतूत के पेड़ पर आपको कीड़े आपको चलते हुए नजर आएंगे, तो आप कहेंगे पता नहीं कौन से कीड़े। वो एक्चुअल में बच्चे जो होते हैं वो रेशम के कीड़े होते हैं, वो रेशम को पैदा करते हैं। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, क्या करते हैं? आपका रेशम को आपके पैदा करते हैं। अब देखिए, बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और बच्चे क्या हो गए? आपका बच्चे समझ गए कि हमारे जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? अनेक उत्पाद प्रदान करते हैं, और जिससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जिनका हम प्रयोग अपने जो दैनिक जीवन है, हम लोग दैनिक जीवन में हम उन सारों का आपका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये आपको समझना है, और यही बच्चे भी आपके जो है आपके क्लासमेट ही हैं, वो लोग भी वो आपका समझ गए। क्योंकि जो हम कहानी शुरू कर रहे थे, जो चैप्टर आपको प्रारंभ किए थे, हम एक स्टोरी के माध्यम से ही हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ किए थे। क्लियर है? इतना तो आपको याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग आगे देखते हैं और आगे इस पे आपकी नजर रखते हैं। थोड़ा उसको समझिए। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब देखिए, जितनी भी आपकी प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है, प्राकृतिक वनस्पति मतलब आपके पेड़ पौधे, वन्य जीव मतलब जितने भी आपके जीव जंतु हैं वो, अगर आप देखो कहाँ मिलेंगे? स्थल मंडल पर।
आपको कहाँ मिलेंगे? जमीन पर, धरती पर आपको मिलेंगे। जलमंडल यानी कि जो जल का, जैसे समुद्रों के अंदर, तालाब के अंदर आपको मिलेंगे। या फिर आपको कहाँ मिलेंगे? वायु में, जैसे छोटे छोटे आपके बहुत सारी चीजें वायु में उपस्थित होती हैं। तो यही ऐसा है, वहां मिलेंगे। और एक जुड़े कैसे हैं? सक्रिय क्षेत्र हैं, नैरो क्षेत्र है वो, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो हम क्या बोलते हैं उन्हें बच्चों? हम उन्हें जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, किसे बोलेंगे? ये जो हमारे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो बीच का क्षेत्र है, वो एक सकरा जुड़ा, और उन सबको हम, इन तीनों मंडलों को इकट्ठा करके हम क्या बोल देते हैं? हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल में अब देखिए, अब हम जैव मंडल के विषय में पढ़ेंगे और आपका जैव मंडल के विषय में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। अब देखिए, आपके सामने कुछ पेड़ पौधे पक्षी आपको दिखाई देंगे। देखिए, आपके सामने ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, आप इसको देखिएगा। देखिए, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और आपका निर्भर है। कह रहे कि जितनी जीव जातियां हैं वो एक दूसरे पर परस्पर कैसे हैं? आपका निर्भर रहती हैं। इस जीव आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? इस जीव आधारित जो आपका तंत्र है, इस तंत्र को हम क्या कहते हैं? आपका परितंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परितंत्र। ठीक है, जहाँ जीव भी है, जंतु भी हैं, और सब लोग, सारी प्रजाति आपका निवास कर रही है। वनस्पति और वन्य जीव, वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। प्राणी, देखिए, आपको समझना है कि प्राणियों के लिए चीजें बहुत जरूरी समझना है कि जो वन्य जीव है उनका लिए, वो भी क्या है हमारे लिए? बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है? वन्य जीव संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, और क्या करते हैं कि जो पौधे हमको क्या देते हैं? आपकी बहुत अच्छी लकड़ी हमको प्राप्त करा है। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न कर कर देते हैं, हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षित करते हैं। क्लियर है? रक्षा मेखला के रूप में कार्य करते हैं। और कैसा काम करते हैं बच्चों? आपका जो आपकी रक्षा मेखला है, उसकी तरह ही हम लोग इसमें काम करते हैं। देखिए, हम इसको जो है कल जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो एक जो प्रारंभ से ही हम लोग इसको बाप का देखेंगे। लेकिन क्या करना है? देखिए, आपको कुछ जो आपके चित्र हैं इनको सबसे पहले देखना है। ब्रह्म कमल एक प्रकार की आपकी जड़ी बूटी होती है। देखिए, कील केला जिसको क्या बोलते हैं? आप वो किंगफिशर कहते हैं, और इसके लोकल नाम भी इसके हो सकते हैं इस पक्षी के। देखिए, ये गिद्ध है। अब देखिए, आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार करने के लिए डाइक्लोफ डाइक्लोफेनॉल, एप्सिन अथवा इबुप्रोफेन, प्रोपेन जैसे पीड़ानाशक से दिया जाता है, उनके अपमानित उपरांत गिद्ध की आपकी किडनी खराब हो गई और गिद्ध मर गए। गिद्ध क्या हो गए? आपके मर गए हैं। पशुओं पर इन औषधि का प्रयोग प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध का प्रजनन एवं प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, गिद्ध को समझिए बच्चों, आपको गिद्ध को समझना है कि पहले क्या था, अब क्यों हम लोग गिद्ध संरक्षण की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की क्या है बच्चों? आवश्यकता है, ताकि आप उस सब चीजों को देख सकें, आप उन सब चीजों को जान सकें कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। ठीक है, यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आपको देखना है बच्चों। देखिए बच्चों, होता क्या था मुख्य रूप से, जो गिद्ध थे, जितने भी हमारे जानवर मर जाते थे उनको खाया करते थे, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल थे। एक जो आपने चक्र पढ़ा होगा जीव विज्ञान में, वो चक्र का हिस्सा थे। लेकिन क्या हो गए? अब वो नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि जो हम अपने जानवरों को जो आपका इंजेक्शन लगाते हैं, उनको जो दर्दनाशक लगाते हैं, उस दर्दनाशक वो जानवरों के शरीर में ही तो होता है, बॉडी में। उस शरीर को कौन खा रहा था? गिद्ध। और गिद्ध के खाने से क्या हो गया? गिद्ध की जो गिद्ध है उसकी किडनी खराब होने लगी, उसकी जो आपकी किडनी है बहुत ज्यादा आपके प्रभावित हुई, और यही कारण है कि जो गिद्ध है वो आपके मरने लगे और उनकी संख्या बहुत जल्दी से कम होती चली गई। क्लियर है? बाकी हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और आपके वन्य जीव के बारे में हम लोग आपके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर जाके उसका रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।